हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वाइटन नर्सिंग एकेडमी के जो नॉर्सेट एम्स के लिए जो क्लासेस आपकी रन हो रही थी, उसी का आज आपका सेशन नंबर 5 है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस जो सेशंस की आपकी 4 क्लास अपलोड हुई हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो अपलोड हुए थे। और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है हमारे क्विज सीरीज जो टेलीग्राम पे डेली भी मेंशन किए जाते हैं, और वो सभी के लिए हैं, तो आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए रेगुलर अनाउंस भी हम कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रीवियस क्लास की बात है, तो क्लास में लास्ट एंड में मैंने क्वेश्चंस जो मैं हमेशा आपके लिए रखता हूँ अभी, कि ताकि आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें और वो कमेंट्स से पता चल सके कि आपका क्वेश्चंस कितना पिकअप हुआ है। आज के सेशंस में हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे भी आपके काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस। और आउटसाइड्स के लिए अब ज़्यादा समय आपका बचा नहीं है, तो 14 अप्रैल का शायद एग्ज़ाम है उसका। तो आप सभी तैयारी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और रही बात इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का ऐसा है, एक वीडियो जो है वो हम लेक्चर्स जो है वो यहाँ पे पब्लिक कर देंगे, और वो आपके एग्ज़ाम से पहले ही पब्लिक कर दिया जाएगा। तो उस सेशंस में आपके मतलब 3-4 घंटे का वो सेशंस रहेगा आपका। तो उसमें आपके ऑलमोस्ट जितने अभी तक 2017 से जो अब तक सेशंस वाइज इमेज आई हैं, सारी आपकी क्लियर भी हो जाएंगी। और रेगुलर जैसे कि आप वॉच कर रहे हैं, तो इमेज पे इतना फोकस दिया नहीं जा रहा है इनसे, बट हाँ फिर भी क्वेश्चंस लिटिल बिट रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ हैं ये देखें। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पढ़ के चले जाएं, वहाँ कन्फ्यूज तरह का भी मैटर आपको याद रखना। तो आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आपके प्रीवियस क्लास का जो लास्ट कमेंट्स वाला क्वेश्चन, उसी से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये था कि नर्स जो है वो डिस्कवर करती है कि एक 78 ईयर्स की ओल्ड है, जो हाइड्रोलाइन 20 mg 45 मिनट्स पहले उसने दिया है, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इस समय 70/40 आ रहा है। और क्लाइंट जो है वो इसी डोज पे रेगुलर 3 साल से कंटिन्यूस है। तो अब नीचे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। या फिर सिग्निफिकेंट आपको इनमें से नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट करेक्ट करना है जो मोस्ट लाइकली रिलेट करे इसके साथ, लो ब्लड प्रेशर के साथ। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन था आपके पेडल पल्स 11, यानी आपको बता रहे हैं कि वीक पल्स है। 24 आवर्स इनटेक इसका 1000 ml पर डे फॉर पास्ट 2 डेज से चल रहा है। क्या ये रीज़न हो सकता है लो ब्लड प्रेशर का? सीरम पोटाशियम 3.3 है, तो क्या ये हो सकता है? और पल्स रेट 150 बीपीएम है, बीट्स पर मिनट है, तो क्या ये रीज़न हो सकता है? ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन अपन करते हैं। सो इसमें देखिए क्या है, पेडल पल्स जो है वो वीक है। ठीक है, और एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, पल्स रेट जो है वो 150 है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब पल्स का वॉल्यूम वीक हो, पल्स का जो वॉल्यूम है वो अगर वीक हो, ठीक है, डिक्रीज या फिर वीक हो, और पल्स रेट हमेशा ज़्यादा हो, पल्स रेट जैसी हो ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, तो दोनों ही कॉम्बो में होगा क्या, एक्यूट हाइपोटेंसिव एपिसोड होता है, या फिर एक्यूट आप क्या बोल सकते हो, हाइपोटेंशन बोल सकते हो। ठीक है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइजाइन इस क्लाइंट को 3 साल से चल रही है, और प्लस में इसका जो सिग्निफिकेंट जो इसका बीपी का जो वॉल्यूम है वो 70/40 इसका आ रहा है। तो यहाँ पे एक्यूट हाइपोटेंशन जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आपसे पल्स ग्रेड के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है, वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये पावर होती है जिससे ये जो एक्सपेंशन है और जो
रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो एक्सपेंशन और जो ग्राफिकल मूवमेंट जो आती है पल्स की, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि इस तरह से पल्स जो चल रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। इस तरह से जो इस, ठीक है। तो अभी पल्स ग्रेड में आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे पल्स ग्रेड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 0 मार्क पे, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है, नो पाल्पेबल पल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। 0 का मतलब क्या होता है, 0 हम ग्रेड तब देते हैं, 0 ग्रेड अब तब देते हैं जब नो पाल्पेबल पल्स, यानी पल्स जो है वो पाल्पेबल नहीं है, या आप पल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर आती है +1 पे, ठीक है। +1 का मतलब क्या हो गया, या तो आप इसको बोल सकते हो फैंट, या बोल सकते हो वीक, या बोल सकते हो थ्रेडी, ठीक है। यानी डिमिनिश पल्स है, तो सॉरी वीक पल्स है बट डिटेक्टेबल है। फिर आ जाती है +2, +2 का मतलब क्या हो गया, डिमिनिश देन नॉर्मल, ठीक है, डिमिनिश देन नॉर्मल, क्लियर, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं +3 ग्रेड की। +3 ग्रेड में आप क्या इसको इंडिकेट करेंगे, प्लस +3 ग्रेड जो हम देते हैं वो देते हैं हम नॉर्मल पल्स को, ठीक है, नॉर्मल पल्स को, ओके। और +4 का मतलब क्या हो गया, +4 हम देते हैं जब पल्स जो है वो बाउंडिंग पल्स फील हो। कैसी पल्स फील हो हमें, बाउंडिंग पल्स, यानी स्ट्रॉन्ग और थ्रोम्बिंग पल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और थ्रोम्बिंग पल्स जिसको बोलते हैं। और ये इंडिकेट करती है फ्लूइड ओवरलोड को, किसको इंडिकेट करती है, बॉडी में जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो बाउंडिंग पल्स आपको फील होने देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक पैरामीटर है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इवाल्युएशंस के हिसाब से भी, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, तो इसलिए एक बार रिमाइंड कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपने, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है और सेकंड थर्ड लास्ट वाला भी गलत है। अब बात कर लेते हैं सीरम पोटेशियम लेवल पे। तो आपको याद रखना है पोटेशियम का जो लेवल है वो इस लेवल पे जो लो ब्लड प्रेशर है इसको वो रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर को ये वाला जो लेवल है वो रिलेट नहीं करता है सिग्निफिकेंटली, तो फिर इसको हम ऑप्शंस में करेक्शन नहीं मानेंगे। अब इससे भी बेटर ऑप्शंस हमें अगर मिल रहा है तो वो ज़्यादा रहेगा, और वो आपको मिल रहा है कहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन में। यहाँ देखिए क्या है, 24 आवर्स इनटेक 1000 ml पर डे फॉर पास्ट 2 डेज, 2 दिन से इस क्लाइंट का जो इनटेक है वो कितना है, 1000 ml है, ठीक है। जबकि क्लाइंट किस में कंडीशंस में है, हाइड्रोलाइजाइन अपन क्यों देते हैं, क्योंकि एक प्रकार की ये वेसोडायलेटर है, और ये इफेक्टिव रहती है हाइपरटेंशन के केस में, लो ब्लड प्रेशर करती है, ठीक है। क्या करती है ये, लो ब्लड प्रेशर करती है, ठीक है। अब किस तरह से करेगी लो ब्लड प्रेशर, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल जो होते हैं इनको ओपनिंग करने का काम करती है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपन करती है। सेकेंड चीज आपको याद रखना है, कैल्शियम की जो मूवमेंट होती है, कैल्शियम की जो मूवमेंट होती है कहाँ पे, स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स में, ठीक है। कैल्शियम की जो मूवमेंट होती है स्मूथ मसल्स में, उनको क्या करती है, ये इंटरफेयर करती है कैल्शियम की मूवमेंट को, ठीक है। और थर्ड क्या करेगी, ये ऑर्टिरियोल जो होते हैं, ऑर्टिरियोल जो होते हैं इनको क्या करती है, डायलेट, जिससे क्या होगा, वेसो डायलेशन, जिससे क्या होगा, वेसो डायलेशन, ठीक है। और इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, हाइड्रोलाजाइन जो है ना वो हमेशा अपन डायरेटिक्स के साथ में देता है, ताकि सोडियम और पोटेशियम का रिटेंशन भी रहे, ताकि मेन चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन करना हुआ चलना है। फ्लूइड बैलेंस जो है वो आपको क्या करना है, मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि ये हाइपोटेंशन भी कोज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर बीपी को ड्रॉप करती है, ठीक है। एक चीज, सेकंड चीज आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्री एक्लेम्सिया का केस अगर है, प्री एक्लेम्सिया का केस अगर है, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया का केस अगर है प्रेगनेंसी में, तो हाइड्रोलाइजाइन आप दे सकते हैं, सेफ है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोलाइजाइन जो है वो प्री एक्लेम्सिया में दी जाती है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एक और मैं बता देता हूँ यहाँ से, आपको याद रखना है, इसकी डोज मोर देन अगर 200 mg से ऊपर अगर दे दी जाती है, ठीक है, मोर देन 200 mg से ऊपर अगर इसकी डोज दे दी जाती है, ठीक है, तो क्या कोज करती है ये,
ल्यूपस सिंड्रोम कोज कर सकती है। क्या कोज कर सकती है? ल्यूपस सिंड्रोम, ठीक है। और ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारे बॉडी के खुद के ऑर्गन्स और टिश्यूज पे इफेक्ट डालता है। लाइक दैट, जैसे मैं आपको बताऊं, SLE सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ऐसे सिम्टम्स जब दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन ये इसका PNI आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आप हाइड्रोलाइजाइन को धीरे धीरे जब आप कम कर देते हैं तो ल्यूपस जो सिंड्रोम्स के इफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए ये फैटल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ल्यूपस जो सिंड्रोम है ये आइसोनाजाइड भी कोज करती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, आइसोनाजाइड भी ल्यूपस सिंड्रोम जो है वो कोज करती है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर? तो समझ में आ गया आपके कि क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है डी। जब भी आप हाइड्रोलाइजाइन दे तो उसको बैलेंस करते हुए चलें, जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज डेवलपिंग प्लान ऑफ केयर, ठीक है, फॉर ए क्लाइंट विथ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एंड आइडेंटिफाई नर्स डायग्नोसिस ऑफ डिक्रीज फिजिकल मोबिलिटी। ध्यान से पढ़िए क्या है क्वेश्चन। नर्स ने एक प्लान डेवलप किया है केयर के लिए क्लाइंट जिसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बोलेंस हो रहा है, प्लस में नर्सिंग डायग्नोसिस में उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है? डिक्रीज फिजिकल मोबिलिटी, डिक्रीज फिजिकल मोबिलिटी। विच अल्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू ईटियोलॉजी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्लाइंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से जो फिजिकल मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है, तो उसका अल्ट्रेशन होने का मेन कारण क्या है? ईटियोलॉजी आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया या हाइपोमैग्नीशियमिया। अब आपको मुझे ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फिजिकल मोबिलिटी से रिलेट होता है। सिर्फ इतना सा आपको आंसर बताना है, बाकी कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे पूछा नहीं गया है, ठीक है। ये आपको बताना है इसका मतलब ठीक है। तो देखिए हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब क्या हो गया कि सोडियम जो है उसकी रेंज ज़्यादा है, ठीक है। अब सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो सोडियम का सीरम जो लेवल है, ठीक है, वो कितना होता है? 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइपरनेट्रीमिया कभी भी मसल्स वीकनेस नहीं करता है। कौन सी कंडीशन करती है? हाइपोनेट्रीमिया जो है वो कोज करती है किस चीज़ को? मसल्स वीकनेस को, ठीक है, मसल्स वीकनेस को, या फिर आप बोल सकते हो लिथार्जी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया नहीं करता है, जबकि कौन करता है? हाइपोकैल्सीमिया का मतलब तो क्या हो गया? कैल्शियम जो है वो लो है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है 8.5 से लेके 10.5, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो कैल्शियम का लेवल, इसका मतलब है हाइपोकैल्शिया का मतलब 8.5 से क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन कंडीशंस आपसे पूछी जा रही है, फिजिकल मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है कि क्लाइंट जो है वो हाइपोटोनिक में है, हाइपोटोन है इसकी मसल्स, या फिर ये मसल्स वीकनेस है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम जब ज़्यादा होता है तो ये कंडीशंस क्रिएट होती है, ठीक है, तो ये कंडीशंस क्रिएट होती है। जबकि ऑप्शंस में आपको कैल्शियम की कमी बताई जा रही है, तो ये कंडीशंस इससे रिलेट नहीं करती है। लास्ट ऑप्शन आपका हाइपोमैग्नीशियम है, तो यानी Mg जो है वो डाउन है नॉर्मल लेवल से, ठीक है। और मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है आपका 1.5 से लेके 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है मैग्नीशियम जो है वो इंक्रीज होगा तो कंडीशंस आपकी डिक्रीज फिजिकल मोबिलिटी की होगी, ना कि मैग्नीशियम कम होगा तो, ठीक है। तो आपके ये सॉल्व हो गए। अब आपका ऑप्शन बचता है राइट, हाइपोकैलेमिया इज द परफेक्ट आंसर। पोटेशियम जो है वो जैसे ही 3.5 टू 5.1 जो इसका नॉर्मल रेशो सीरम लेवल है, तो 3.5 से जैसे ही ये कम होगा तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस क्या कोज करती है? मसल्स वीकनेस कोज कर सकती है, लिथार्जी कोज कर सकती है, हाइपोटोन मसल्स कर देती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हाइपोकैलेमिया इज द रिलेट फ्रॉम डिक्रीज फिजिकल मोबिलिटी ड्यू टू दिस कंडीशन। ओके, तो अल्टरेशन आपको किस वजह से देखने को मिल रहा है, पोटेशियम के लेवल के कम होने की वजह से देखने को मिल रहा है। बाकी जितने यहाँ पे ऑप्शंस थे वो सारे मैंने करेक्शन करके आपको डिस्प्ले में बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्लाइंट जो है वो एडमिट होता है, डायग्नोसिस ऑफ पॉसिबल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इज एडमिटेड टू द यूनिट फॉर इमरजेंसी रूम। ठीक है, यानी केस आपके पास किस चीज का है, एमआई का है। द नर्स फर्स्ट एक्शन व्हेन एडमिटिंग द क्लाइंट विल बी टू। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई क्लाइंट जिसकी पॉसिबली डायग्नोसिस क्या है, एमआई है, तो एज ए नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऑब्टेन वाइटल साइन, कनेक्ट द क्लाइंट टू द कार्डियक मॉनिटर, आस्क द क्लाइंट इफ ही इज स्टिल हैविंग चेस्ट पेन, और कंप्लीट द हिस्ट्री प्रोफाइल। ठीक है, आपका पहला एक्शन पूछा गया है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन उस पे है। ऑब्टेन वाइटल साइन, कनेक्ट द क्लाइंट टू द कार्डियक मॉनिटर। पहला ऑप्शन कह रहा है आप वाइटल साइन लेने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आप कार्डियक मॉनिटर को चालू कर देंगे या क्लाइंट को उससे कनेक्ट कर देंगे मॉनिटरिंग के लिए, या फिर आप क्लाइंट को ये कहने वाले हैं कि भैया आपके चेस्ट पेन अभी भी हो रहा है, और कंप्लीट द हिस्ट्री प्रोफाइल, यानी आप उसकी हिस्ट्री वगैरह चेक करने वाले हैं। तो क्या आंसर आने वाला है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआई से रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट्स की, ज़्यादा कुछ नहीं। एमआई किसको कहते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोला जाता है। ओके, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये क्या चीज़ है, तो इसमें आपको याद रखना है कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, बाय थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। और ये थ्रोम्बस जो फॉर्मेशन है, ठीक है, यही इसका मेन कोज होता है। ठीक है, यही इसका मेन कोज होता है। ठीक है, वैसे दो टाइप का एमआई होता है, एक होता है जिसमें एसटी सेगमेंट जो है वो इलिवेट होता है, स्टेमी बोलते हैं उसको, और एक होता है जिसमें एसटी सेगमेंट इलिवेट नहीं होता है, नॉन स्टॉप। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों में रीजंस भी अलग अलग होते हैं। कौन सा एसटी सेगमेंट इलिवेट आपको देखने को मिलेगा, उसमें रीजन क्या है ब्लॉकेज का, और जिसमें एसटी सेगमेंट इलिवेट नहीं होता है उसमें रीजन क्या होता है ब्लॉकेज होने का। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लॉकेज यहाँ पे हो रही है कोरोनरी आर्टरी, वो भी किसके थ्रू, थ्रोम्बस के फॉर्मेशन की वजह से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ये मोस्ट कॉमन कोज रहेगा। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कोरोनरी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इस वजह से भी देखने को मिलेगा। कोरोनरी आप थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, जो भी आपके ऑप्शंस में हो वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे कि मैं आपको बताया इसमें बन रहा है थ्रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए ट्रीटमेंट आप मेडिसिन में एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो है वो अपन देते हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पे आपसे सिर्फ एक्शन से पूछा गया है। ठीक है, तो एक्शन में आपको ये बताना है कि आप क्या करने वाले हैं। तो देखिए, कंप्लीट द हिस्ट्री प्रोफाइल, क्या आपको लगता है कि इस कंडीशंस में ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्लाइंट का ऊपर फोकस होना चाहिए कि क्लाइंट आपका लिव रहे। ठीक है, इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले क्या रहती है, सेफ्टी, इसके लिए क्लाइंट के लिए। यहाँ पे आपको क्लाइंट की कंडीशंस इस समय सफ़र कर रही है एमआई से। ठीक है, और वो इमरजेंसी रूम में आया है, तो हिस्ट्री आपका यहाँ पे पहला एक्शन नहीं होने वाला है। सेकंड ऑप्शन क्या है, आस्क द क्लाइंट इफ इज स्टिल हैविंग चेस्ट पेन। थर्ड ऑप्शन देखिए, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, स्टिल इसको चेस्ट पेन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एमआई के केस में क्या होता है, चेस्ट पेन जो है वो मोर देन 10 मिनट से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मोर देन 10 मिनट से ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी अभी हमारी यहाँ पे जानना है, ठीक है। क्लाइंट का जो रिदम है, कार्डियक का जो रिदम है वो हमें जानना है, जो कि हमें किससे पता कर सकते हैं। तो भी इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी में अगर अपने पास ऑप्शन है तो हम पहले उनको देख लेते हैं। तो देखिए, कनेक्ट द क्लाइंट टू कार्डियक मॉनिटर, ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि इससे आप क्या पता कर सकते हैं, असेस ऑफ कार्डियक रिदम, असेस ऑफ कार्डियक रिदम, ठीक है, ड्यू टू कनेक्ट ऑफ द मॉनिटर, ठीक है। अब कार्डियक रिदम अगर आपने कनेक्ट कर दिया है, मॉनिटर को कनेक्ट कर दिया है पेशेंट्स, और आपको कार्डियक रिदम का पता चल रहा है, उसके बाद भी आप चेस्ट पेन को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी बोला है मैंने, उसके बाद भी आप चेस्ट पेन को रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट पेन से पहले हमें पता होना चाहिए क्लाइंट का स्टेटस क्या है। तो कार्डियक रिदम का स्टेटस आप पता कर लें, उसके बाद तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या जाएगी। फिर देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ से पहली प्रायोरिटी ये जाने वाली है, ओके। फिर ऑप्शन दिया हुआ है आपका वाइटल साइन ऑब्टेन करने का, बिल्कुल ज़रूरी है, वाइटल साइन देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वाइटल साइन आप तब भी देख सकते हैं जब क्लाइंट का रिदम आपने मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, कार्डियक रिदम चेक करेंगे, ठीक है, कार्डियक रिदम चेक करेंगे। उसके बाद आप वाइटल साइन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चेस्ट पेन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, इमरजेंसी में जब भी एमआई का केस आए तो आपको याद रखना है, इस क्लाइंट के लिए पोजीशंस का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी पोजीशंस देते हैं अपन, पोलर पोजीशंस देते हैं इन इमरजेंसी केस, इन इमरजेंसी एमआई केस, ठीक है। साथ में O2 स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद है। क्लियर, क्लियर हो गया, चलिए एक, ठीक है। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ से आपके रिलेट हो गए, और क्लियर आंसर आपका क्या है कि सबसे पहले आप कार्डियक रिदम को क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको बताऊं, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, मोस्ट कॉमन ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी, मोस्ट कॉमन ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक इन एमआई। एमआई के केस में कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच जो मोस्ट कॉमनली क्या होती है, ब्लॉक होती है। ये क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है, पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी है, लेफ्ट एंटीरियर पूछा जाता है, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। और मोस्ट कॉमन साइट भी पूछ ली जाती है, ठीक है। एमआई के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, ठीक है। एमआई होने के मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कौन सी होती है, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ओके। और इसमें आपको एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेट होता हुआ दिखाई देगा, किसमें, ईसीजी में, ठीक है, ईसीजी में। इसका मतलब है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, थ्रोम्बस ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, याद रखना है, थ्रोम्बस ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप थ्रोम्बोलाइटिक एडिक जो मेडिसिन है वो ऐड करना है, ठीक है। और एक होता है एनेस्टेमी, का मतलब हो गया कि वहाँ पे एसटी सेगमेंट आपका नॉन एलिवेट हो गया, ठीक है। और उसका रीजन क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के एडिशन की वजह से वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, एग्रीगेशन, ठीक है। प्लेटलेट मेन रीजन होता है वहाँ पे ब्लॉकेज का, और एसटी सेगमेंट अगर एलिवेट है तो वहाँ पे थ्रोम्बस जो है वो मेन रीजन है, ठीक है। तो क्लाइंट, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है वो हम देने वाले हैं सबसे पहले कार्डियक रिदम को, ठीक है। वो आप पहले असेस करेंगे, देन वाइटल साइन, और देन आप चेस्ट पेन पे प्रायोरिटी देंगे, वो मेडिसिन आप दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट का एमआई के केस में जो चेस्ट पेन है वो मोर देन 10 मिनट से ज़्यादा रहता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइंट हैज बीन टेकिंग लिथियम 300 पर ओरली बीआईडी यानी बीडी द पास्ट 2 वीक्स। 2 हफ्ते से इस क्लाइंट को पर ओरली बीडी में 300 मिलीग्राम लिथियम जो है वो दिया जा रहा है। मॉर्निंग हर लिथियम लेवल वाज 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। द नर्स क्या करेगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लिथियम 3 मिलीग्राम इसको दिया जा रहा है बीडी में 2 हफ्ते से। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। और सुबह मॉर्निंग में जब इसका लिथियम एनालिसिस हुआ या लिथियम लेवल एनालिसिस किया गया तो इवाल्वेट हुआ कि ये लिथियम का लेवल 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो अब नर्स क्या करने वाली है? नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। ठीक है, देन है होल्ड द मॉर्निंग लिथियम डोज एंड कंटिन्यू द ऑब्जर्व द क्लाइंट। होल्ड कर दीजिए आप लिथियम डोज को मॉर्निंग की और कंटिन्यू आप ऑब्जर्व कीजिए क्लाइंट को। एडमिनिस्टर द मॉर्निंग लिथियम डोज शेड्यूल, जैसा शेड्यूल में मॉर्निंग डोज लिथियम का लिखा हुआ है आप एडमिनिस्टर कर दीजिए। या फिर आप बेंजट्रोपिन जो है उसको आप क्या कीजिए, ऑर्डर में लेके आइए। ठीक है, बेंजट्रोपिन को क्या लेके आइए? ऑर्डर में लेके आइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए सीरम लिथियम लेवल का थेरापेटिक लेवल। ठीक है, तो सीरम जो लिथियम लेवल है, ठीक है, सीरम का जो लिथियम का जो सीरम लेवल है इसका थेरापेटिक जो डोज है वो है 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, और आपका लेवल कहाँ पे है अभी इस क्लाइंट का? 1 पे। इसका मतलब है कि क्लाइंट किस में है? नॉर्मल है। और नॉर्मल है तो आप क्या करेंगे? लिथियम डोज को एज ए शेड्यूल आप क्या कर देंगे? एडमिनिस्टर कर देंगे। ना ही आपको फिजिशियंस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ना होल्ड करने की जरूरत है, और बेंजट्रोपिन भी नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बेंजट्रोपिन से मुझे याद आया, बेंजट्रोपिन जो है ये अपन देते हैं, हाँ, एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं, एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स होती हैं टिपिकल, ठीक है, वो क्या कोज करती हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, ईपीएस। और ईपीएस का एंटीडोट कौन होता है? बेंजट्रोपिन होता है, याद रखना है। ईपीएस का एंटीडोट कौन है? बेंजट्रोपिन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पार्किंसोनिज्म में भी दी जाती है। बेंजट्रोपिन जो है वो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स भी मानी जाती है, कहते हैं इसको पार्किंसोनिज्म। ठीक है, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स भी ये कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम्स में। क्लियर हो गया? तो आपको लिथियम लेवल अगर सीरियम का पता है तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए क्लाइंट डिलीवर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए क्लाइंट डिलीवर स्टिल बोर्न मेल एट ट्रम। ठीक है, एन अप्रोप्रिएट एक्शंस ऑफ नर्स वुड बी टू। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा समझ। ठीक है, तो एक क्लाइंट ने जो है वो डिलीवर दिया है एक मेल को, लेकिन वो स्टिल बॉर्न है और एट ट्रम पे डिलीवर हुई है। ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन आपका पूछा गया है कि आपका क्या रहने वाला है। तो पहला एक्शन तो आपका ये है कि आप ये कह रहे हैं स्टेट यू हैव एन एंजल इन हेवन। ठीक है, भाई आपने एक एंजल जो कि कहाँ है? हेवन में चली गई। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने स्टेटमेंट दिया है नर्स ने। सेकंड स्टेटमेंट है डिस्करेज द पेरेंट्स फ्रॉम सीइंग द बेबी। बेबी को देखने के लिए आप पेरेंट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स टू सी एंड होल्ड द बेबी फॉर एन अनडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम। या फिर आप अपॉर्चुनिटी देते हैं पेरेंट्स को बच्चे को देखने के लिए और अपनी जो ग्रीविंग जो प्रोसेस है इस समय इनके जो कंडीशन है उसके हिसाब से इनको टाइमिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं।
रीअश्योर द पेरेंट्स डेट दे कैन हैव अनदर चिल्ड्रन, या फिर अदर चिल्ड्रन, या फिर आप रीअश्योर कर रहे हैं पेरेंट्स को कि दे कैन हैव अदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ आपको अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट है वो बताना है। अगर कोई क्लाइंट एट ट्रम्प पे स्टिल बॉर्न अगर करता है, स्टिल बर्थ बॉर्न हो रहा है, तो इस केस में आपका क्या स्टेटमेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको एज ए नर्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है ग्रीफ का। ठीक है, और आपको ग्रीफ जो है क्लाइंट को उसको यहाँ पे क्या रखना है, सपोर्ट रखना है, या फिर आपको क्या करना है, सपोर्टिव मैनर जो है वो यूज करना है, ताकि क्लाइंट को क्या मिले, क्लाइंट को क्या मिले, कंफर्ट मिले, और क्लाइंट की जो ग्रीफ है ये क्या हो सके, रिलीफ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ये कहते हैं कि आपके जो बेबी थे वो एंजल जो भी है वो हेवन में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपको कोई भी ये हेवन ऐसे जो वर्ड हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने हैं जो रिलीजियस बिलीफ को क्या करता है, प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है डिस्करेज, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या करना है, एंकरेज करना है, या फिर आप परमिशन दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी ताकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को देख सके। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत है, डिस्करेज आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका आता है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पेरेंट्स टू सी एंड होल्ड द बेबी, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यही जा रहा है। एज ए नर्स स्टिल बर्थ बोर्न के क्लाइंट अगर मदर है और वहाँ अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए मदर को भी, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी, कि वो लास्ट टाइम अपने बच्चे को देख सके, ताकि अपने ग्रीफ और जो ग्रीविंग प्रोसेस जो उनके अंदर हो रही है उसको वो कंफर्ट जोन में लेके जा सके। ठीक है, बिल्कुल भी आपको मना नहीं करना है। और लास्ट ऑप्शन है कि रीअश्योर करना है पेरेंट्स को कि भाई अनदर चिल्ड्रंस के लिए, ये भी ऑप्शन यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, आप रीअश्योर किस तरह से कर सकते हो पेरेंट्स को, वो भी इस स्टेज में, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको कंफर्टेबल, ये क्या है, अनकंफर्टेबल है, इस अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट है एक नर्स का। ठीक है, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या है, सी। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपना माइंड यूज करना है, क्योंकि ये लॉजिक के क्वेश्चन है और यहाँ पे आपके रेशनल्स इसी तरह क्लियर होंगे जब आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आपको हैंडल करने के लिए थोड़ा आपको माइंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और लेकिन बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हुए तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 6 month ओल्ड इन्फेंट रिसीविंग रिबावेरिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, यानी रिबावेरिन दिया जा रहा है किसके ट्रीटमेंट के लिए, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस आरएसवी के लिए। रिबावेरिन इज एडमिनिस्टर्ड वाया वन विच ऑफ फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आपसे कि रिबावेरिन जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा वन रूट से, वो कौन सा रूट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिबावेरिन का आपसे रूट पूछा जा रहा है। ठीक है, रिबावेरिन का आपसे रूट पूछा जा रहा है, तो रिबावेरिन जो है वो किस रूट से प्रिफर की जाएगी, फर्स्ट है ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन्स, या फिर एरोसोल। ये आपका क्वेश्चन ऑप्शंस हैं। अब आपको समझना है ध्यान से, रिबावेरिन जो है वो दी किस कंडीशंस के लिए जा रही है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस के लिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं रूट के बारे में। तो रिबावेरिन देखिए ओरल रूट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, रिबावेरिन जो है ये एक प्रकार की एंटीवायरल एजेंट है। ओके, क्या है, एंटीवायरल एजेंट। ठीक है, ये दो फॉर्म में आती है, एक तो ये पाउडर फॉर्म में आती है जिसको अपन डिस्टिल वाटर के साथ क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करके, ठीक है, और इसको
एरोसोल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, एरोसोल्स के रूप में यूज किया जाता है। बाय द मेथड कैसे यूज कर सकते हो आप, तो ऑक्सीजन हुड के मदद से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऑक्सीजन हुड के द्वारा भी आप मदद कर सकते हो। एरोसोल मास्क के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्म आती है इसकी ओरल। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में आती है, लेकिन टैबलेट फॉर्म किसके लिए यूज होते हैं, हेपेटाइटिस सी के लिए यूज होती है और हेमरेजिक फीवर में यूज होती है। हेमरेजिक फीवर में यूज होती है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, हेमरेजिक फीवर में भी रिबाविरिन जो है यूज होती है टैबलेट फॉर्म में। अब यहाँ सवाल आपसे किसका पूछा जा रहा है, आरएसवी का। ठीक है, और आरएसवी में क्या होता है, सीवियर निमोनिया होता है। सीवियर निमोनिया जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है कि आरएसवी जो है वो आपके रिलेटेड किससे है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। तो ओरल, आईएम और आईवी यहाँ पे फॉर्म एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे आप कौन सा यूज करने वाले हैं रूट, एरोसोल यूज करेंगे। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, डी। अगर पॉइंट यहाँ पे हेपेटाइटिस सी या हेमरेजिक फीवर का होता तो फिर आपका ओरल रूट यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जो कि यहाँ पे गलत रहने वाला। ठीक है, डिस्टिल पाउडर होता है जिसमें हम डिस्टिल वाटर को मिक्स करके रिकॉन्स्टिट्यूशन करके एरोसाइल यानी स्मॉल एरोसोल पार्टिकल्स के रूप में इसको फ्लो करते हैं या डिलीवर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आपका रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ओल्ड चाइल्ड सफर सेकेंड डिग्री थर्मल बर्न्स ओवर 30 डिग्री ऑफ हर बेबी। ठीक है, 5 साल का एक बच्चा है जिसको सेकेंड डिग्री थर्मल बर्न हुआ है। 30% उसका जो बेबी का एरिया है, ठीक है, बॉडी का, वो बर्न हो चुका है। 48 hours आफ्टर द बर्न इंजुरी, ध्यान से पढ़िए, 48 hours आफ्टर द इंजुरी द नर्स मस्ट बिगेन टू मॉनिटर द चाइल्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर 48 hours इस बर्न का क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। या कंडीशंस क्या होने वाली है, 48 hours बाद कौन सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट या सीवियर हाइपोटेंशन, क्या राइट आंसर होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बर्न के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बर्न के क्राइटेरिया जब अपन को निकालने होते हैं तो रूल ऑफ 9 अपन यूज करते हैं एडल्ट में। ठीक है, अब बात करें तो बर्न की बात करें थे, तो बर्न में जैसे अपन देखें तो अपन पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट 48 hours। ठीक है, फर्स्ट 48 hours जो है वो कौन सी स्टेज है, रिसस्सिटेटिव है। ठीक है, रिसस्सिटेटिव फेज बोलते हैं उसको। और फिर आ जाती है आपकी आफ्टर 48 hours, जिसको अपन एक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जो आपके फर्स्ट 48 hours होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट किस पे होना चाहिए, फ्लूइड पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, फ्लूइड पे होना चाहिए। अदरवाइज फर्स्ट 48 hours का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, या फिर आप ये मान के चलिए कि बर्न के केस में पहले 48 घंटे में जो मोस्ट कॉमनली डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइपोवोलेमिया शॉक की वजह से। किसकी वजह से होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से होती है। ठीक है, तो देखिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ है, विद इन 48 hours का। विथ इन 48 hours का क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इस स्टेज में जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो रहे हैं, तो विथ इन 48 hours में होगा क्या कि फ्लूइड जो है वो शिफ्ट करता है इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ। फ्लूइड जो है वो शिफ्ट करेगा इधर इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ, इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ, और फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेफिशिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो ये होगा कब, विद इन 48 hours में। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 48 hours के बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। अब आफ्टर 48 आवर्स क्या होगा, तो आफ्टर 48 आवर्स की मैं बात करूं, आफ्टर 48 आवर्स की बात करें तो इसमें हमें खास ध्यान रखना होता है किसका, सेप्सिस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टारगेट रेट है क्लाइंट आपका प्रिवेंट रहे इन्फेक्शन से, यहाँ हमारी पीएनआई जो रहेगी वो रहेगी प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग, जो उसको बर्न से वुंड हुए हैं वो क्या हो, हील हो जाए। अब इन्फेक्शंस को आप प्रिवेंट करते रहोगे तो जाहिर सी बात है उसके वुंड जो है वो हील होते रहेंगे। उसके अलावा अपन इसके अकॉर्डिंग डाइट भी इसको देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस की बात करें तो आफ्टर 48 आवर्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ इसी स्टेज में होता क्या है, यहाँ रिसस्टिटेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है फ्लूइड जो है वो रिसस्टिटेशन हो जाता है। ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी जो है, कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, तो अब चांसेस क्या बनेंगे कि रिसस्टिटेशन में फ्लूइड स्टेटस भी आ गया और कैपिलरी परमेबिलिटी भी रिस्टोर हो चुकी है। तो अब यहाँ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, यहाँ कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि फ्लूइड अगर चलता रहा तो क्या होगा कि इंटरस्टिशियल जो स्पेस में फ्लूइड गया था, ठीक है, ये रैपिडली किधर शिफ्ट हो जाएगा, वास्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रैपिडली शिफ्ट फ्लूइड इन वास्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, वास्कुलर कंपार्टमेंट, और वास्कुलर कंपार्टमेंट में अगर फ्लूइड रैपिडली शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि केस किस में जा रहा है, हाइपर वॉल्यूमिया, किस में जा रहा है, हाइपर वॉल्यूमिया। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है आपके, सेकंड ऑप्शन में देखिए फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, बी जाएगा। आफ्टर 48 टू 72 आवर्स में फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो आपको नोटिस इसलिए करना है क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी आपकी हो जाती है यहाँ पे रिस्टोर, और फ्लूइड का स्टेटस भी यहाँ पे रिसस्टिटेशन में होता है। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट स्पेस का जो फ्लूइड है वो रैपिडली वास्कुलर कंपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट करेगा एंड देन हाइपर वोलेमिया कोच हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शंस भी गलत है। और हाइपोटेंशन ना होने की वजह से क्या होगी, इंक्रीज बीपी, हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपका गलत हो जाता है। क्लियर हो गया, तो हाइपर वोल्यूमिया हमें देखने को मिलता है, और विद इन 48 आवर्स अगर आपसे पूछे तो फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रहेगा, जिसमें आपको हाइपोवोलेमिया या हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से डेथ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लूइड मैनेजमेंट पे। फ्लूइड मैनेजमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो आपके पास दो फॉर्मूले यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, और सेकंड होता है सेकंड 24 आवर्स के लिए। और ये स्टेज किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिसस्टिटेटिव, जो कब का होती है, 48 आवर्स तक होती है। ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स में आपको फॉर्मूला यूज करना होता है पार्कलैंड का। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, पार्कलैंड का। पार्कलैंड क्या कहते हैं, पार्कलैंड कहते हैं कि आपको यहाँ पे 4 ml क्या लेनी है, रिंगर लैक्टेट, किलोग्राम के हिसाब से, प्लस कितना परसेंट उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है वो बर्न हुआ है। ठीक है, जो कि आपका निकल जाएगा रूल ऑफ 9 के साथ। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फ्लूइड आता है, ठीक है, उस फ्लूइड के आपके दो पार्टीशन कर लेने हैं। ठीक है, 50% जो फ्लूइड है, 50% जो फ्लूइड है ये आपको देना होता है फर्स्ट 8 आवर्स में। ठीक है, कितने आवर्स में, पहले 8 आवर्स में आपको 50% फ्लूइड दे देना होता है पार्कलैंड के अकॉर्डिंग, पहले घंटे, पहले 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट जो 50% बचा है, नेक्स्ट जो 50% बचा है ये है आपके लिए नेक्स्ट 16 आवर्स के लिए फ्लूइड। कितने आवर्स के लिए, नेक्स्ट 16 आवर्स के लिए फ्लूइड होता है। ये तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना है,
पार्कलैंड जो कब तक यूज होगा, पहले दिन के लिए, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। सेकंड फॉर्मूला जो आता है वो आता है ब्रूक। सेकंड फॉर्मूला कौन सा आता है, ब्रूक आता है। और ब्रूक ने जो फ्लूइड है उसको कर दिया है हाफ, यानी 2 ml/RL आपको पर केजी परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से आपको क्या देना है नेक्स्ट 24 आवर्स, यानी 48 आवर्स के नेक्स्ट जो 24 आवर्स है, पहले दिन आपको पार्कलैंड यूज करना है, सेकेंड डे आपको ब्रूक यूज करना है। क्लियर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फ्लूइड मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगा, देन क्लाइंट जाएगा आपका हाइपो वॉल्यूम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये हो गई। अब आप अपन बात करते हैं आफ्टर 48 आवर्स में आपको वुंड हीलिंग और इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करना है। तो वुंड हीलिंग के लिए आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइट। क्या होती है, डाइट या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डाइट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो दिए हैं डेविस में। ठीक है, डेविस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास दो ऑप्शंस पहुंचते हैं। एक तो पहुंचता है आपको वुंड हीलिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, कैलोरी। एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें, तो 3 ग्राम प्रोटीन आपको पर किलोग्राम के हिसाब से देनी है, प्लस में आपको 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से। जितना परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो इफेक्ट हुआ है उस परसेंटेज में 1+ जो है वो आपको ऐड करना है, और 3 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से तो देना ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो बर्न के केस में आपको देनी होगी। और कैलोरी की मैं बात करूं तो कैलोरी में आपको याद रखना है 60 किलो कैलोरी जो है वो हम देते हैं, 60 किलो कैलोरी हम देते हैं पर किलोग्राम। ठीक है, प्लस में आपको ऐड कितनी करनी है, तो आपको ऐड करनी होती है 35 किलो कैलोरी परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है, और बर्न के केस में आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को काफ़ी मिलेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए। पार्कलैंड के अकॉर्डिंग हमें 4 ml/RL देना है। चॉइस ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछा गया है बर्न का, जो कि रिंगल लैक्टेट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको 4 ml/RL देना है पर किलोग्राम पर परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से, जिसका हाफ आपको फर्स्ट 8 आवर्स में, और हाफ नेक्स्ट जो हाफ बचा है फ्लूइड वो आपको 16 आवर्स में देना होता है। और ब्रूक के हिसाब से आपको जो सॉल्यूशन आप फर्स्ट 24 आवर्स के लिए दी उसका हाफ कर लेना है, यानी 2 ml/RL आपको देना है सेम फॉर्मूले के साथ। और डेविस फॉर्मूले जो है वो डाइट के लिए है, जिसमें प्रोटीन आपको 3 ग्राम देनी है पर किलोग्राम के हिसाब से, और 1 ग्राम आपको ऐड कर देना है। और एनर्जी की मैं बात करूँ तो उसके लिए कैलोरी हम रिक्वायरमेंट करें तो 60 किलो कैलोरी पर किलोग्राम को आपको उसके अकॉर्डिंग देनी है, प्लस 35 आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है प्रायोरिटी आपकी रिसस्टिटेटिव स्टेज में आप पे रहेगी फ्लूइड पे, जिससे आप हाइपोवोल्यूमिक शॉक से बचा सकते हो क्लाइंट को, और उसके वॉल्यूम को डेफिशिएट होने से रिकवरी कर सकते हो। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी आती है एक्टिव में, जिसमें आपको उसको इन्फेक्शन से बचाना होता है और हाइपरवोलेमिया से बचाना होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कि यहाँ पे मैंने फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे होने वाला है आपका करेक्ट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, बी रहने वाला है। ओके, याद रखो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, जिससे आपको वीडियो जैसे अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर ए रिलायबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिसस्टिटेशन इन 3-year-old who suffer partial और फुल थिकनेस बर्न टू 25% ऑफ बॉडी, यानी TBS है इसका कितना है, 25% है। ठीक है, और ये आपको पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए जो कंसिडर रिलायबल इंडिकेटर्स हैं उनमें से आपको वो इंडिकेटर असेस करना है जो एडिक्वेसी को बता रहा है। किसकी एडिक्वेसी को, फ्लूइड रिसस्टिटेशन की एडिक्वेसी को बता रहा है, जब बच्चा 3 साल की उम्र का है और सफर कर रहा है पार्शियल या फुल थिकनेस बर्न, जिसको 25% बर्न हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बर्न में फ्लूइड स्टेटस है
फ्लूइड का रिसस्टिटेशन कंप्लीट हो चुका है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं, इतना सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपकी यूरिन आउटपुट है, सेकंड ऑप्शन आपका एडिमा है, थर्ड हाइपरटेंशन है और बल्गिंग फोंटेला है। ठीक है, तो बल्गिन फोंटानेल से तो बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है, और ये वैसे भी बल्गिन फोंटानेल जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये तो 18 मंथ तक क्लोज हो जाता है, और क्लाइंट आपका 3 साल का है। ठीक है, कौन सा होता है, एंटीरियर। ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइपरटेंशन पे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो हाइपरटेंशन का ऑप्शन देखिए। तो हाइपरटेंशन किस चीज़ को बताएगा, हाइपरटेंशन इंडिकेट करता है किसको, हाइपरवोलेमिया को, जो कि मैंने आपको बताया है आफ्टर 48 आवर्स स्टेज में आपको नोटिस करते हुए चलना है। हाइपरवोलेमिया होगा तो हाइपरटेंशन आपको शो होने लग जाएगा। तो क्या इससे आप फ्लूइड एडिक्वेसी का पता कर सकते हो, नहीं। एडिमा की बात करें तो एडिमा कब होता है कि आफ्टर बर्न इंजुरी कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब ईडिमा इंडिकेट होता है। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो गया। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत हैं। यूरिनरी आउटपुट जो है ये बेस्ट इंडिकेटर रहता है, क्योंकि इससे आप क्या पता कर सकते हो, रीनल के परफ्यूजन को पता कर सकते हो। ठीक है, रीनल के परफ्यूजन को पता कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नॉर्सेट जैसे एग्जाम। नॉर्सेट क्या है, ये सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट जो है वो बेस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स होता है फॉर द एडिक्वेट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड रिसस्टिटेशंस आफ्टर द बर्न इंजरी। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में पूरा बर्न का सर्किल पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूरिन आउटपुट जो है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है, इसके लिए फ्लूइड स्टेटस को आप इंडिकेट मतलब एडिक्वेट आप पता कर सकते हैं कि फ्लूइड रिसस्टिटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा एडिमा कब होगा, जब बर्न इंजरी के बाद में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एडिमा जो है शो होने लग जाता है। और हाइपरटेंशन जब होगा, कब होगा, जब फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से रैपिडली शिफ्ट हो वास्कुलर कंपार्टमेंट में, वो क्लोज करेगा हाइपरवोलेमिया, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक 4 year old child is being when a 4 year old child is began discharged from the hospital after began treated for severe croup। एक बच्चा है 4 साल का जो डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से, और उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, किस चीज का, सीवियर क्रूप का हो चुका है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द चाइल्ड मदर ऑफ होम ट्रीटमेंट फॉर क्रूप। ठीक है, एक बच्चा है जिसको सीवियर क्रूप हुआ था, और 4 साल का बच्चा है, ट्रीटमेंट इसका हो चुका है, अब जा रहा है ये घर पे डिस्चार्ज होकर, घर पे मदर को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप इसकी केयर किस तरह से कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो नर्स दे रही है। तो पहला तो क्या है, टेक हिम इन द बाथरूम, टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। आप इसको बाथरूम में रखिए, मतलब जब लेके जाएं तो हॉट वाटर टर्न ऑन कीजिए और क्लोज कर दीजिए डोर को। ओके, गिव हिम डोज ऑफ एंटीस्टामिन, आप एंटीस्टामिन दीजिए। लार्ज अमाउंट में आप क्लियर लिक्विड दीजिए अगर ड्रूलिंग होता है तो। और प्लेस हिम नियर ए कूल मिस्ट वेपराइजर, एंकरेज क्राइंग, और आप इसके नज़दीक में कूल मिस्ट वेपराइजर रखिए और एंकरेज कीजिए इसको क्राइंग के लिए। क्या ऑप्शंस लग रहा है आपको कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए सही रहेगा। ग्रुप का केस है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ठीक है, और ग्रुप में कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, देखिए सब नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ठीक है, जिसमें ये कितने मेनली होती हैं, 4 होती हैं, कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है, जो कि मोस्ट डेंजरस है, जो कि
मोस्ट डेंजरस। ओके, और ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको याद रखना है स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, स्टेफाइलोकोकस आयूरियस। ओके, और स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, और कौन सा होता है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस आयूरियस हो गया, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, एंड लास्ट वन है हिप। ठीक है, ये तो हो गया एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या सीन देखने को मिलेगा? इसमें सीन क्या देखने को मिलता है? इसमें एक तो देखो आपको देखने को मिलेगा डिस्फेजिया। ओके, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, ओडिनोफेजिया देखने को मिलेगा, ओडिनोफेजिया देखने को मिलेगा, और उससे साथ साथ यहाँ देखने को मिलता है आपको हाई ग्रेड फीवर। याद रखना है, हाई ग्रेड फीवर। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसलिए हाई ग्रेड फीवर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एपिग्लोटिस हो जाती है स्वेलो, और स्वेलो होने की वजह से एयरवे हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट, और जिसकी वजह से क्लाइंट में क्या देखने को मिलेगा आपको? ड्रूलिंग। ठीक है, ड्रूलिंग के टाइम में कभी भी क्लियर लिक्विड हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, क्लियर। और सीक्रेशंस यहाँ पे क्या हो जाते हैं? इजीली मतलब एक्स आउट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमारा यहाँ पे मेन रोल होता है कि हम मोबिलाइज कर सकें सीक्रेशंस को। ठीक है, फ्यूजन्स आपका उससे रिलेटेड है। सेकंड कौन सा होता है? ब्रेक ब्रेक सेकंड होता है आपका स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस, स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस। ठीक है, और इसमें क्या है? इन्फेक्शन है लैरिंग्स का, प्लस में स्पाज्मोडिक यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, और ये किसकी वजह से होता है? एलर्जी की वजह से होता है। इसमें लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा, क्रूपी। ठीक है, पूल एंड डिस्चार्ज वगैरह ये सब देखने को मिलता है। थर्ड आता है आपका बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस। थर्ड आता है बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस। ठीक है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसमें ट्रेकिया में जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। साथ साथ में बैक्टीरियल है तो जाहिर सी बातें हैं, स्टेफाइलोकोकस आईरियस और बीटा हेमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, और लास्ट आपका बचता है जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो ग्रुप देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइट, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाइट तीनों ही क्या हो गई? अफेक्टेड हो गई। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसलिए मोस्ट कॉमन जो ग्रुप देखने को मिलेगा ये एक्यूट एपिग्लोटिस पे ट्यूशन आता है, तो मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि एपिग्लोटिस इसमें स्वेलो हो जाती है, इससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ड्रूलिंग आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इस क्लाइंट को कभी भी क्लियर लिक्विड प्रेफर नहीं करनी चाहिए ड्रूलिंग के टाइम में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है ऑब्वियसली। ठीक है, और ऐसे क्लाइंट्स को कभी भी रोने के लिए, अभी अगर बच्चे को अगर आप ज़्यादा रुलाएंगे तो क्लाइंट किस में जाएगा? हाइपोक्सिया में जाएगा, एयरवे वैसे ही इसका ऑब्स्ट्रक्ट है। ठीक है, हाइपोक्सिया में जाएगा, तो ये क्लाइंट यहाँ एंकरेज क्राइम कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है? आप कूल मिस्ट वेपराइजर दे रहे हैं तो सीक्रेशन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत है। और एंकरेज क्राइम, क्राइम नहीं करना है, नहीं तो क्लाइंट हाइपोक्सिया में जाएगा, तो ये ऑप्शंस भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, एंटीस्टामिन भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये किसको करती है? म्यूकस को थिक करती है। ठीक है, म्यूकस को क्या करेगी? ये थिक करेगी, एंटीस्टामिन, तो ये भी नहीं देता है अपन। टेक हिम बाथरूम, टर्न ऑन हॉट वाटर, बिल्कुल पॉइंट है वाली बात है। और क्लोज द डोर, ये भी सही है, ताकि जिससे क्या है? मोबिलाइज हो सके सीक्रेशन, ये आपको याद रखना है। सीक्रेशन जो है वो क्या हो सके? मोबिलाइज हो सके, इसलिए इसको हॉट वाटर बाथ देना चाहिए और क्लोज करना चाहिए डोर को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस तो हो गए गलत, जो कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका क्या था? लैरिंगो ब्रोंकाइटिस, जो मैंने आपको बताया वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इसमें आपको लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लाइक एक्यूट एपिग्लोटिस और बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस, दोनों में आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ।
स्पाज्मोटिक लेरिंजाइटिस में स्पाज्म मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेरिंग्स का इन्फेक्शन है, प्लस यहाँ पे लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा और ये एलर्जी की वजह से होता है। और जो लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस है ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें भी आपको लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, लो ग्रेड फीवर देखने को आपको इसमें मिलता है। ठीक है, अब इसके वायरल इन्फेक्शन है तो कौन कौन सा वायरल वायरस है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी पॉजिटिव एजेंट का काम करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स, HSV, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरल वायरस हैं ये लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे और आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे साउंड में बीज जो साउंड है वो सुनाई देने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बीज साउंड आपको सुनाई दे सकता है। इसके साथ साथ होर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको सुनाई दे सकती है। ठीक है, अफल्ड साउंड भी सुनाई दे सकता है, अफल्ड साउंड भी सुनाई दे सकता है। एक बात और याद रखना है, क्रूप का जब भी एपिसोड होता है, ठीक है, तो क्लाइंट किस पोजीशन में रहता है, ट्राइपोड पोजीशन में रहता है, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ग्रुप का जब भी एपिसोड होता है क्लाइंट ट्राइपोड पोजीशंस मेंटेन कर लेता है, याद रखना है। ठीक है, इसलिए क्लाइंट को यहाँ पे O2 जो है वो सप्लाई प्रॉपरली होती रहनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। और हमेशा वेदर हॉट वाला रखना है ताकि मोबिलाइज हो सके, सीक्रेशन को ठीक नहीं करना है, स्क्रीट आउट करवाना है, इसलिए हॉट एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे रखना होता है। इसीलिए इसको हॉट वाटर बर्थ के लिए प्रीफर किया गया है, ताकि क्लोज करें डोर को, ताकि वो जो जो स्टीम बन रही है उससे मोबिलाइज हो सके सीक्रेशन और बाहर निकल सके। ठीक है, और ड्रूलिंग आपको कब देखने को मिलती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या राइट होने वाला है, ए राइट होने वाला है। ए गलत नहीं करना है, पूरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जो मोस्ट क्वेश्चन यहाँ ग्रुप से पूछे जाते हैं वो लगभग यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 7-year-old चाइल्ड ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम एट मिडनाइट बाय हिज मदर आफ्टर सिम्टम्स अपीयर्ड अब्रप्टली। ओके, एक 7 साल का बच्चा है जो इमरजेंसी रूम में है मिडनाइट में मदर के साथ, और उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अब्रप्टली दिखाई दे रहे हैं। नर्स इनिशियली असेसमेंट रिवील्स करती है, क्या करती है, टेम्परेचर इसका 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40.3 डिग्री सेल्सियस है। ओके, डिफिकल्टी स्वेलोइंग हो रही है, ओके, ड्रूलिंग हो रहा है, ओके, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ, ओके, एंड एजिटेशंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दीज सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ विच वन ऑफ द फीलिंग। ओके, और ऑप्शंस आए हैं आपके पास, एक्यूट ट्रैकाइटिस, ठीक है, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस की बात कर रहा है, एक्यूट स्पाज्मोडिक क्रूप लैरिंजाइटिस की बात कर रहा है, ठीक है, और एक्यूट एपिग्लोटिस और एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको सारे चारों के चारों समझाए हैं। अब आप आंसर बताइए क्या आंसर आने वाला है। देखिए, एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस की मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है, ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, प्लस में मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है बीज या फिर स्ट्रोइडर साउंड। ठीक है, बीज या स्ट्रोइडर साउंड देखने को मिलता है। इसके अलावा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है और मफल्ड साउंड देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पे लो ग्रेड फीवर और स्लो ऑनसेट होता है। ये लो ग्रेड फीवर है और इसकी जो ऑनसेट है वो स्लो ऑनसेट है, जबकि क्लाइंट आपके पास किस चीज़ का है, हाई ग्रेड फीवर का है। ये ऑप्शंस बैठेगा नहीं। फिर बात कर लेते हैं एक्यूट ट्रेकाइटिस की। एक्यूट ट्रेकाइटिस की मैं बात करूं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसलिए इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको ड्रूलिंग नहीं देखने को मिलेगी, ड्रूलिंग नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एंड क्यूट स्पाज्मोडिक क्रूप की बात करें तो इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, जबकि क्लाइंट के पास हाई ग्रेड फीवर है, तो ये भी गलत हो गया।
और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, तो ये इज द परफेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखो हाई ग्रेड फीवर भी देखने को मिल रहा है, डिफिकल्टी स्वेलिंग मैंने बताया था, डिस्फेजिया भी देखने को मिलेगा, ओडिनोफेजिया भी देखने को मिलेगा, पेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग, रूलिंग भी देखने को मिल रहा है, और एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ भी देखने को मिलेगा। प्लस में साथ में क्लाइंट जो है वो एजिटेशन में भी देखने को मिलता है, और इसका जो ऑनसेट है वो रैपिड होता है, ये भी आपको याद रखना है। कैसा ऑनसेट होता है इसका? रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है। इसलिए, और ये आपको याद रखना है, इमरजेंसी कंडीशंस में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? इमरजेंसी कंडीशंस काउंट होती है, याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है? सी। दोनों ही क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको साइन सिम्टम्स दिए हैं और आपको फाइंड आउट करवाया जा रहा है, और जबकि पहले वाले में आपको एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नर्स इज टीचिंग ए मदर केयर ऑफ हर चाइल्ड स्पाइका कास्ट। ओके, मदर स्टेट्स दैट ही कंप्लेन्स ऑफ। मदर कहती है, एक बच्चा है जिसको हुई है स्पाइका कास्ट और मदर उसकी केयर कर रही है, तो नर्स उसको टीच कर रही है क्या? तो मदर कह रही है, मदर स्टेट्स दैट ही कंप्लेंट ऑफ, ठीक है, ही कंप्लेंट ऑफ कंप्लेंट ऑफ ईचिंग अंडर द एज ऑफ द कास्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, स्पाइका कास्ट एक बच्चे को है और मदर उसकी कंप्लेंट कर रही है, नर्स को क्या कह रही है? इचिंग अंडर द एज ऑफ कास्ट, जो कास्ट उसको रैप किया गया है उसके एज पे उसको क्या हो रहा है? इचिंग हो रहा है। तो आपको क्या पूछा गया है? वन नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स नर्स माइट शुड सजेस्ट, या नर्स माइट सजेस्ट वुड बी। तो यहाँ पे आपको बताना है नॉन फार्माकोलॉजिकल ऐसा स्टेटमेंट नर्स को, जिससे क्या है, इस क्लाइंट का जो ये इचिंग इशू हो रहा है, प्लूराइटिस जो इचिंग इशू हो रहा है, ये क्या हो जाए, इसकी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इतना पॉपुलर रहा है कि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस है, और ये लगभग लगभग एग्जाम्सों में पूछा गया है। इसमें देखिए, अपन देखते हैं सबसे पहले नीचे से, जेंटली थम ऑन कास्ट डिस्लोज ड्राइड स्किन एंड कोज द इचिंग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? जेंटली आप थंब जो है जो कास्ट पे रखिए, डिस्क्लोज ड्राई स्किन एंड कोज द इचिंग। तो याद रखना है, जब भी कास्ट, कभी भी कास्ट पे नेवर फोर्स, ठीक है, नेवर फोर्स अप्लाई, अप्लाई ऑन कास्ट, ठीक है। कास्ट पे कभी भी थंब जो है वो जेंटली नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कास्ट एंड स्किन जो है दोनों ही क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जबकि कंडीशन हमें रिलीव करनी है, खराब नहीं करनी है, ओके। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गाइड ए टावल अंडर द थ्रू द कास्ट एंड मूव इट बैक और टू रिलीव द ईच। गाइड ए टावल अंडर द, अंडर एंड थ्रू द कास्ट। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए, टावल जो है उसको गाइड की तरह अंडर और थ्रू द कास्ट आप जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बैक कर रहे हैं फोर्थ टू द रिलीव ऑफ ईच। तो ये भी ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि कास्ट के अंदर किसी भी चीज़ को हमें क्या नहीं करना चाहिए? एंटर नहीं करवानी चाहिए। अदरवाइज वो क्या हो गई, अगर लॉजेज हो गई उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? वो फंस जाएगी, फंस जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? अननेसेसरी कास्ट को क्या करना पड़ेगा? रिमूवल करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ कास्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर वो वहाँ पे लॉज हो गया तो। इस तरह का क्वेश्चंस भी, इस तरह का काम भी हमें नहीं करना है, और ना ही ऐसा सजेशन देना है। फिर क्या है? स्लाइड रूरल अंडर द कास्ट एंड स्क्रैच द एरिया। अब स्लाइड यहाँ पे अंडर द कास्ट दी जा रही है, और स्क्रैच किया जा रहा है वो एरिया जहाँ पे इचिंग हो रही है। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा? स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है, और कास्ट भी। मोस्टली चांसेस यहाँ पे किस चीज़ का होगा? स्किन ब्रेकडाउन का होगा, कि हमारी इचिंग रिलीव करनी है, तो वो पॉइंट तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शंस भी गलत था। सबसे बेस्ट आंसर इस कंडीशंस में हमेशा आपको याद रखना है, क्वेश्चन चाहे भले कुछ भी पूछे, जब भी किसी को कास्ट बांधी जा रही है और उसको ईच हो रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप उस ब्लोविंग कर दीजिए एयर को अंडर द कास्ट यूजिंग हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं आप, ऑन कूल सेटिंग ऑफन रिलीव ईचिंग। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सबसे बेस्ट आंसर क्या रहता है कि हमें वहाँ पे एयर फ्लो, सॉरी, जो कूलिंग एयर जो है वो हमें वहाँ पे फ्लो करनी चाहिए कास्ट के
तरफ, जो जिससे क्या है उसकी जो ईचिंग है वो क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो इससे क्या है, ना तो कास्ट डैमेज होने का खतरा है, ना ही स्किन ब्रेक डाउन होने का खतरा, वो सॉरी खतरा है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो ऑप्शंस इज फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। बाकी ऑप्शंस जो हैं वो सारे कास्ट को डैमेज या स्किन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। जबकि हमारी कंडीशंस क्या है, प्रूराइटिस की है यानी इचिंग की है, और इचिंग को ये बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि कंडीशंस और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। कास्ट के अंदर किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं, अदरवाइज वो डिस्क्लोज लॉज हो गई तो हमें अननेसेसरी कास्ट को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि एक गलत एक्शन है। ओके, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है एयर फ्लो कीजिए आप वहाँ पे कूल सेटिंग पे, या कूल रहे जिससे जिससे प्लूराइटिस जो कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाए, उसकी की रिलीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30-year-old क्लाइंट हैड जस्ट बीन ट्रीटेड इन इमरजेंसी रूम फॉर ब्रूसेज और एब्रेजन टू हर फेस एंड ब्रोकन आर्म फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 30 साल का कैंडिडेट है जो ट्रीट हो रहा है इमरजेंसी रूम में, और किसके लिए ट्रीटमेंट लेने आया है, वो ब्रूसेज और उसको एब्रेजन हुए हैं टू हर फेस पे। ओके, हैज ब्रोकन आर्म फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की वजह से उसके ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, फेस पे ब्रूसेज है, एब्रेजन है, और ब्रोकन आर्म हो गई है, विच हैज बीन इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ। जो कि जो ये कंडीशन यहाँ पे है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो डोमेस्टिक वायलेंस की है वो लास्ट फ्यू मंथ से चल रही है। द नर्स असेस हर, इसका मतलब क्लाइंट आपका फीमेल है, बिगेन वेरी एंजियस, बहुत ही ज़्यादा एंजियस है, फेयरफुल है, डरी हुई है, वेवली ड्रेड है, और फीलिंग हेल्पलेस है, एज सी स्टेट्स, और वो कहती है, क्या कहती है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम अफ्रेड टू गो होम। वो नहीं जानती कि वो क्या करे, और वो घर जाने से बहुत ज़्यादा डर रही है। ये स्टेटमेंट है उस फीमेल क्लाइंट का जो एज ए नर्स को कहा जा रहा है, और क्लाइंट की सिचुएशन आपके सामने है, एंग्जियस भी है, फेयरफुल है, बिलीवेडेड है, और फीलिंग उसकी बिल्कुल हेल्पलेस है। द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स टू द क्लाइंट वुड बी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आपका रेस्पॉन्स क्या रहने वाला। क्लाइंट आपका किसका है, ब्रूसिस और एब्रेजन का है, और हाथ भी उसका टूट गया है फॉर द इसकी वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, और ये केस इसके साथ पिछले काफ़ी महीनों से हो रहा है। ओके, और क्लाइंट आपके पास एंग्जियस कंडीशंस में है, फियरफुल है, डिलीवरेडेड है, और फीलिंग उसका हेल्पलेस है। क्या आप स्टेटमेंट देने वाले हैं क्लाइंट जब आपको ये कहे कि मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और मुझे घर जाने से डर लग रहा है, आई वॉन्ट सॉरी आई वुड नॉट वांट टू गो होम आइदर, कॉल ए फ्रेंड एंड हु कुड हेल्प यू। ये क्या कह रही है, नर्स कह रहे हैं स्टेटमेंट में, आई वुड नॉट वांट टू गो होम आइदर, एंड मैं भी यही मैं भी, मतलब आप घर मत जाइए, आप किसी दोस्त को फोन कर लीजिए, ये इसने सजेशन किया है। सेकंड ऑप्शन है, डिड यू डू समथिंग व्हाट कुड हैव मेड हिम सो एंग्री, वो नर्स जो उसको कह रही है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा हो गए हो घर वालों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट पीपल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू सो दैट यू डोंट हैव टू गो होम। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास ये कह रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट पीपल और रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू, भाई आपके लिए जो पीपल्स हैं और रिसोर्सेज के लिए उन पे अपन बात करते हैं, जिससे और आपको घर पे जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो होम। ओके, और लास्ट ऑप्शन है, आई विल कॉल द पुलिस एंड दे विल टेक केयर ऑफ हिम एंड यू कैन गो होम एंड गेट सम रेस्ट, और मैं कॉल करती हूँ पुलिस को, वो उसको संभाल लेंगे, आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शंस में ये कह रही है दोस्त को फ़ोन कर लीजिए, सेकंड में कह रही है आपसे वो गुस्सा क्यों हुए, क्या आपने कुछ ऐसा किया है, थर्ड में ये कह रही है कि चलिए ठीक है मैं आपसे रिलेटेड जो पीपल्स और रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड बात करती हूँ और आप घर मत जाइए, एंड लास्ट ऑप्शन में इसने कहा पुलिस का नाम लिया है, और जिससे वो उस पुलिस वाले जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस जिन्होंने किया है उसको संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नर्स स्टेटमेंट दे रही है। अब आपको बताना है एज ए नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स क्या रहने वाला है आपका।
सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये केस किस चीज़ का है, ठीक है। तो केस किस चीज़ का है? डोमेस्टिक वायलेंस यानी सोशल क्राइसिस का है। किस चीज़ का है? सोशल क्राइसिस का है, या इकोनॉमिक क्राइसिस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन जब आप सोल्व कर रहे होते हैं तो आपको हमेशा, मैंने आपको बोला ही बोला था, साइकेट्रिक जैसे क्वेश्चंस आपके सामने फेस होते हैं तो यहाँ पे आपको खुद को रियलाइज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कैंडिडेट डोमेस्टिक वायलेंस का है, काफी दिनों से इसके साथ वायलेंस हो रहा है, क्लाइंट को मतलब बीट किया गया है, ब्रूसेस भी है, एब्रेजन है उसके फेस पे और ब्रोकन आर्म, और उसका आर्म जो है वो तोड़ दिया गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल इस हालत में है कि एंग्जियस है, फेयरफुल है, बिलीवर्ड है और फीलिंग हेल्पलेस है। ठीक, ऐसे क्लाइंट जब आपके साथ में अ, जब वो आई है और इंटरेक्ट कर रही है तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन क्या हो रहना चाहिए? सोशल मतलब क्राइसिस के केस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि हमें गाइडेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड असिस्ट करना चाहिए। गाइडेंस, सपोर्ट एंड असिस्ट, ये जो फीचर्स है ये हमारे अंदर होने चाहिए उस क्लाइंट के लिए, ठीक है। ठीक है, और ये अगर आप फॉलो करते हैं, ये अगर आप फॉलो करते हैं तो वो क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबली हो सकता है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपने अगर कोई और चीजें ही, जैसे अब इसमें देखे, आई वुड नॉट वांट टू गो होम आइदर, कॉल ए फ्रेंड वुड हु कुड हेल्प यू, ठीक है। तो ये क्या कह रही है? आई वुड नॉट वांट टू गो होम आइदर, मैं नहीं चाहती हूँ लेकिन आप अपने दोस्त को फोन कर लीजिए, वो आपकी हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे नर्स क्या कह रही है? इसको इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या दे रही है? इंस्ट्रक्शन दे रही है, जबकि क्राइसिस के केस में इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, डिड यू डू समथिंग दैट कुड हैव मेड हिम सो एंग्री। आपको पता है कि क्लाइंट पहले से ही एंग्जियस, फियरफुल, बिलीवर्ड और फीलिंग हेल्पलेस है, फिर आप इसको ये कह रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गए हैं। तो देखिए ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्लाइंट जो है वो यहाँ पे कैसा फील कर रहा होता? गिल्ट फील कर रहा होता, ठीक है। कैसा फील कर रहा होता? गिल्ट फील कर रहा होता, जबकि यहाँ पे इसके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे गिल्ट वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गिल्ट वाले फीचर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अगर कोई इंसान गलती करे जिसकी वजह से उसकी फैमिली गुस्सा हो जाए तो वो वहाँ पे गिल्ट फील करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, लेट्स टॉक अबाउट पीपल एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू, सी दैट यू डोंट हैव टू गो होम। लेट्स टॉक, बात करते हैं, पीपल्स और रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं किसके लिए? उस पेशेंट्स के लिए, और यू डोंट हैव टू गो होम, आपको घर जाना नहीं है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल सही जाता है, जिसमें क्या है देखिए, गाइडेंस भी दिखाई दे रही है, सपोर्ट आप कर रहे हैं क्योंकि आपने पीपल्स और रिसोर्सेज है जो अवेलेबल है उसके लिए, अब उसके घर वाले हो सकते हैं, कोई और मेंबर्स जो उसका सपोर्टिव, और आप असिस्ट भी कर रहे हैं, आप वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्लाइंट जो क्राइसिस फेस कर रहा है उस केस में आपको ये चीजें फॉलो करनी है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे लगता है। फिर सेकंड देखिए, लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉल द पुलिस, दे विल टेक केयर ऑफ हिम, यू कैन गो होम एंड गेट सम रेस्ट। तो ये जो लॉ वाला सिस्टम है ये आप फॉलो नहीं करेंगे। इससे क्या है, क्लाइंट और ज्यादा फेयरफुल हो सकता है, या और ज्यादा क्या हो सकता है, एंग्जियस या हेल्पलेस फील कर सकता है, ठीक है। बाकी बात करें डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्वेश्चंस भी पूछा गया है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, कब आया है? ये 2005 में, याद रखना है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। और इसमें 3 साल की सजा होती है इंडियन क्रिमिनल लॉ के थ्रू, 3 ईयर जेल, ठीक है, याद रखना है। पीसी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल की सजा है इसमें, ठीक है, ये आपको याद, और एज ए क्रिमिनल सेक्शन में ही जाता है ये, होम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ज़्यादातर तो ये ड्राउरी की वजह से देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस में, ये केस आपके पास में क्राइसिस का है, और ऐसे केसेस में आपको क्या है, गाइडेंस, असिस्ट और सपोर्ट जैसे जो
आपके क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे क्या रखने होंगे, शो करने होंगे, जिसकी वजह से आप क्लाइंट का क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उसको कंफर्ट जोन में लेके जा सकते हैं, ना कि आपको उसको फियर करना है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा फियर्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको तभी सॉल्व होंगे जब आप इनको मेंटली फील करके या फिर माइंडली आप इनको फील करके आप दे सकते हैं। साइकेट्रिक के ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर अब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। समझ गए, कोई ज़्यादा दिक्कत लगाने की है ही नहीं। क्राइसिस का मतलब यही होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में, हमारे साथ कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हो, उसके बाद में क्लाइंट की सिचुएशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्राइसिस पूरा टॉपिक है साइकेट्रिक में। फिर से आपके पास साइकेट्रिक का ही क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन बड़े हैं बट आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना आ गया, आंसर आपके सामने तुरंत आ जाएगा। देखिए ये क्या पूछ रहा है, 26 ईयर ओल्ड क्लाइंट है जो ट्रीटमेंट ले रहा है, कहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर में ले रहा है, कहाँ पे ले रहा है, एल्प्राजोलम एब्यूज। ठीक है, किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहा है, ये एल्प्राजोलम एब्यूजर है, ये उस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा है। कंटिन्यू टू मैनिफेस्ट, अब ये कंटिन्यू मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, देखिए क्या इसमें आपको फीचर्स दिखाई दे रहा है। मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी है इसको 3 वीक्स इनटू द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ये अल्प्राजोलम एब्यूजर है और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में 3 हफ्ते से आपको दिखाई दे रही है मॉडरेट लेवल की एंजाइटीज को। ऑफन रिक्वेस्टिंग मेडिसिन फॉर हिज नर्व्स। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रायतः मेडिसिन की रिक्वेस्टिंग जो है वो करता रहता है। ठीक है, इंक्लूड इन द क्लाइंट प्लान ऑफ केयर इज टू आइडेंटिफाई। अब आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट इस जो ये है इसका प्लान ऑफ केयर बना रहे हैं। आइडेंटिफाई आप क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड ऑफ कोपिंग, ध्यान से पढ़िए। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अल्टरनेट मेथड ऑफ कोपिंग के लिए विथ स्ट्रेस और एंजाइटी। आपको एक ऐसी मेथड्स को आइडेंटिफाई करना है जो इस क्लाइंट की स्ट्रेस और कोप जो एंजाइटी है उसको क्या कर सके, कोप कर सके, अदर देन यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का आपको यूज नहीं करना है। आफ्टर इंटरवेनिंग विथ असिस्टेंट्स, आफ्टर इंटरवेनिंग विथ असिस्टेंट्स इन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से ये हो गया अल्टरनेट मेथड आपने सेलेक्ट कर ली है जो इसके स्ट्रेस और एंजाइटी को कॉप करे, और आपको यहाँ पे मेडिसिन का यूज नहीं करना। इसके बाद में इसने क्या बोला है कि आफ्टर इंटरवेनिंग विथ असिस्टेंट इन स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, जब ये क्लाइंट स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक करके आ चुका है स्टेशन के असिस्टेंट्स के साथ, तो आपको क्या अब पूछा है, आइडेंटिफाई फीलिंग। आपको जानना है फीलिंग्स एंड पास्ट कोपिंग, द नर्स इवालुएट आउटकम एज बिगेन मैटिव। अगर ये क्लाइंट स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक में असिस्टेंट्स के साथ जाके आया है तो आने के बाद कौन सी फीलिंग्स या कौन सी इसके अंदर जो आपको एक्टिविटी है वो देखने को मिलेंगी कि ये क्लाइंट क्या कर चुका है, कोप कर चुका है या कोप करने की कोशिश कर रहा है, किससे, अपनी स्ट्रेस से और एंजाइटी से, जो किस वजह से हो रही है, इसको एल्प्राजोलम इसको मिल नहीं रही है, और ये है रिहेबिलिटेशन स्टेज में। ओके, यानी क्लाइंट आपके पास है ड्रग एब्यूज का। ओके, तो क्लाइंट आता है आपका ड्रग एब्यूज का। अब यहाँ पे आप सोच के देखिए कि जिस क्लाइंट को ड्रग एब्यूज की प्रॉब्लम है वो रिहेबिलिटेशन में है, और यहाँ क्लाइंट को मेडिसिन नहीं मिल रही है, क्लाइंट गया आपका सीधा केस में रिहेबिलिटेशन सेंटर में, और रिहेबिलिटेशन सेंटर में इसको रखा है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक में। अब वो कंप्लीट होने के बाद जब ये बाहर आया, तो बाहर आने के बाद आपको इसके अंदर की वो क्वालिटी या वो फीचर्स या वो फीलिंग्स आपको देखनी है जिससे आपको ये लगे कि क्लाइंट ने कोप कर लिया है या फिर वो कोप करने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिगेन मैट इफ, ठीक है, क्या आउटकम आपको देखने को मिलेंगे इवॉल्वेशन में। क्लाइंट प्रोमिस डेट ही विल नॉट अब्यूज एल्प्राजोलम आफ्टर डिस्चार्ज। क्लाइंट आपसे ये प्रॉमिस करे कि मैं डिस्चार्ज होने के बाद कभी भी एल्प्राजोलम अब्यूज नहीं करूंगा, तो क्या आप ये मान लेंगे। क्लाइंट डेमोस्ट्रेट यूज ऑफ एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी टू हैंडल नर्वस एनर्जी फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। क्लाइंट जो है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है आपके सामने, एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, डेली एक्टिविटी कर रहा है, इसके लिए हैंडल करने के लिए, भाई उसकी जो नर्वस एनर्जी जो आ रही है ना, ठीक है, या फिर उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं एवरीडे लाइफ में,
वो सब चीज़ों को वो क्या कर सके, कॉप कर सके। इसके बाद आपसे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्लाइंट एबल है टू वर्बलाइज इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस एब्यूज ऑन द बॉडी, या क्लाइंट फिर एबल कर रहा है, एबल है वर्बलाइज इफेक्ट करने, इफेक्ट्स जो हैं सब्सटेंस एब्यूज के उनको वर्बलाइज करने के लिए, वो इसकी बॉडी में ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, ऐसा कह रहा है वो आप। तो इस चीज़ से आप मानोगे कि हाँ इसको जो कॉप करने का जो वो है वो मिला है। या फिर क्लाइंट हैज़ रिमेन्ड सब्सटेंस फ्री ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड इज डिस्चार्ज, और क्लाइंट जो है वो रिमेन है सब्सटेंस फ्री ड्यूरिंग हॉस्पिटल, जब तक वो हॉस्पिटलाइजेशन है तब तक वो कोई भी सब्सटेंस को यूज नहीं कर रहा है, एंड इज डिस्चार्ज, और वो डिस्चार्ज हो जाए या फिर हो गया। तो क्या ऑप्शंस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये क्लाइंट आफ्टर स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक कौन सी फीलिंग्स या कौन सी एक्टिविटीज़ की आपको ऐसा लग रही है जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि ये टेक्निक का जो आउटकम है वो पॉजिटिव आया है या फिर बिगेन हुआ है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उस टेक्निक के का असर इसमें अब आपको दिखाई दे रहा है। अभी क्या रहने वाला है वो आपको मुझे बताना है। तो पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, थर्ड भी बता दिया, फोर्थ भी बता दिया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की। क्लाइंट प्रोमिस कर रहा है कि वो एल्प्राजोलम आफ्टर डिस्चार्ज नहीं लेगा। तो क्या आप क्लाइंट के स्टेटमेंट से एग्री हो जाएंगे? तो देखिए, क्लाइंट प्रोमिस डेट ही विल नॉट अब्यूज एल्प्राजोलम आफ्टर डिस्चार्ज। ओके, यहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए क्लाइंट आपके पास किस चीज़ का है, एल्प्राजोलम अब्यूजर है, उसको एंजाइटी और स्ट्रेस से आपको कोपिंग करने की जो फीचर्स है वो आपको नोटिस करना है। तो क्लाइंट अगर आपको प्रॉमिस करे कि वो एल्प्राजोलम को नहीं लेगा आफ्टर डिस्चार्ज, तो याद रखना है वर्बलाइज जो रेस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको क्या, वर्बलाइज जो रेस्पॉन्स होते हैं, ये वर्बली आपसे कह रहा है, ठीक है, तो वर्बलाइज जो रेस्पॉन्स होते हैं ना, इनका मतलब इनका फोकस किस पे होता है, प्रॉब्लम्स पे होता है, फोकस ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। और क्या क्या इससे क्या अब प्रॉब्लम को फोकस कर रहा है ये, तो क्या आपको प्रॉब्लम को ही जब फोकस कर रहा है तो क्या स्ट्रेस और एंजाइटी इसकी कॉप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर देखिए, क्लाइंट इज एबल टू वर्बलाइज इफेक्ट ऑन सब्सटेंस अब्यूज ऑन द बॉडी। तो यहाँ क्लाइंट जो है वो कह पा रहा है, वर्बलाइज इफेक्ट आपको कह पा रहा है, वर्बलाइज कर पा रहा है किसको, इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज ऑन द बॉडी। तो इससे क्या है, अगर वो कह पा रहा है सब्सटेंस अब्यूज का क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी बॉडी पे, तो इसका मतलब है कि उसकी इनसाइट उसका क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यानी वो जजमेंट कर पा रहा है कि भाई सब्सटेंस अब्यूज की वजह से मेरे बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, इनसाइट उसकी डेवलप हो रही है। और दूसरी चीज, वो जब एब्यूजर था तो उसको पता नहीं था कि कोई ड्रग्स उसके बॉडी पे कुछ इफेक्ट डाल रही है, यानी वो हर चीज को क्या कर रहा था, डिनाई कर रहा था, क्या कर रहा था, डिनाइल। तो ये डिनाइल जो फेज है ये इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, क्योंकि इसको पता चल रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाली भी जो वर्बलाइजेशन है, ये भी उस क्लाइंट को स्ट्रेस और एंजाइटी से कोप करते हुए नहीं इंडिकेट कर रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। खुद वो स्ट्रेस और एंजाइटी से नहीं कोप कर पा रहा है इस स्टेटमेंट से भी। लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर क्लाइंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सब्सटेंस फ्री रहे, इसका मतलब है कि क्लाइंट जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को क्या करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, लाइफस्टाइल को क्या करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, फॉर द फ्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, या फिर आप बोल सकते हो डिपेंडेंस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, डिपेंडेंस को। कहने का मतलब ये हो गया कि क्लाइंट जो यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो सब्सटेंस फ्री रहेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, मोटिवेशन का। और मोटिवेशन इसका क्या है, मोटिवेशन इसका ये है कि लाइफस्टाइल जो है इसकी ये चेंज करेगा, क्यों, ताकि ये सब्सटेंस एब्यूज से फ्री रह सके या फिर उसके डिपेंडेंस से फ्री रह सके। तो यहाँ भी एक क्लाइंट जो अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को खुद की तरफ से या खुद से कॉप कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी बेस्ट ऑप्शन जब आपके पास अवेलेबल है, और वो क्या है कि क्लाइंट जो है वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, और डेली एक्सरसाइज करना और फिजिकल एक्टिविटी करना ये क्या चीज़ होती है, ये कॉमन कॉमन क्या होती है, ये एक्टिविटी होती है जिससे
जो कि क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि क्लाइंट जो है वो कॉप कर रहा है किसके साथ, अपनी स्ट्रेस के साथ और एंजाइटी के साथ, ठीक है। और डेली एक्सरसाइज और एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो धीरे धीरे इसकी स्ट्रेस और इसकी एंजाइटी को कॉप करना इसको सिखा देगी, या लर्न कर लेगा ये धीरे धीरे करके, ठीक है। तो खुद से ये क्लाइंट जो है वो अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को क्या कर सकता है, कॉप कर सकता है थ्रू द यूज ऑफ डेली एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो ठीक है अपने जगह पे, लेकिन वो मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी को कॉप करते हुए आपको शो नहीं कर रहे हैं कि क्लाइंट इन स्टेटमेंट्स के थ्रू ये बताना चाह रहा हो कि भाई मैं स्ट्रेस और जो एंजाइटी है उसको कॉप कर लूंगा, नहीं। क्योंकि पहला ऑप्शंस बता रहा है वर्बलाइज रेस्पॉन्स है उसका, तो वो तो फोकस किस पे कर रहा है, प्रॉब्लम पे कर रहा है। तो प्रॉब्लम कभी स्ट्रेस और एंजाइटी से कॉप करेगी, नहीं कर पाएगी। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है वो उस खुद को पता चल रहा है कि भाई सब्सटेंस अब्यूज करने की वजह से मेरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब है उसका जजमेंट हो रहा है उसको कि मेरी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। और दूसरा, वो जो डिनाई कर रहा था पहले, वो चीज अब उसकी क्या हो रही है, टूट रही है, ठीक है। यानी रियलिटी में क्लाइंट को पता चल रहा है। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर वो सब्सटेंस फ्री रहना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसको मोटिवेशन चाहिए, या सॉरी मोटिवेशन उसको मिला है कि उसकी लाइफस्टाइल को उसको चेंज करना है, ताकि फ्यूचर में वो इसके ऊपर डिपेंडेंस ना रहे और ये ड्रग फ्री रहे या सब्सटेंस फ्री रहे, ओके। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है वो ये बता रहा है कि ये क्लाइंट डेली एक्सरसाइज और अगर फिजिकल एक्टिविटी करता रहेगा तो ये अपने अंदर की जो होने वाली जो स्ट्रेस है और जो एंजाइटी है, किसके लिए, सब्सटेंस के लिए, वो उसको कोप कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये इसमें क्या है, वो चीज डेवलप करेंगे जिससे ये स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी को क्या कर सके, डिफीट कर सके, ओके। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा, कंपेयर टू ऑल, ओके। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको खास दिमाग रखना है, ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये देखिए ये फिर से साइकेट्रिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लाइंट आपके पास 23 साल का है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी उसको है, एडमिटेड इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट फॉलोइंग एन इम्पल्सिव एक्ट ऑफ सेल्फ मल्टीलेशन। 23 साल का क्लाइंट जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इन पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में वो आया है, खुद को उसने इम्पल्सिव एक्ट किया, सेल्फ म्यूटिलेशन किया है। फ्यू हावर्स आफ्टर एडमिशन, कुछ एडमिशन के कुछ घंटे में, सी रिक्वेस्ट सो स्पेशल प्रिविलेज, फीमेल है क्लाइंट आपका, स्पेशल प्रिविलेज के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, और व्हेन दीज आर नॉट ग्रांटेड, और अगर वो स्पेशल प्रिविलेज जो है वो ग्रांटेड नहीं की गई, तो वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है और एंग्रीली साउट करता है, चिल्लाता है बहुत जोरदार गुस्से से, एंड डेट द पीपल ऑन द यूनिट डू नॉट केयर, और क्या कहता है कि इस यूनिट में जितने भी पीपल्स है वो केयर नहीं करते हैं। एंड सी स्ट्रॉम्स अक्रॉस द रूम, ठीक है, अक्रॉस द रूम वो स्टॉर्म्स कर रहा है। द नर्स शुड रेस्पॉन्ड टू दिस बिहेवियर बाय, अब नर्स यहाँ पे इस जो बिहेवियर हो रहा है इस फीमेल के थ्रू, इस बिहेवियर को काउंटर कैसे करेगी या फिर रेस्पॉन्ड कैसे करेगी नर्स, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास, प्लेसिंग हर इन सेक्लूजन अंटिल द बिहेवियर इज अंडर कंट्रोल, उसको साइक्लूजन यानी जेल में बंद कर दो, जो साइक्लूजन होते हैं साइकेट्रिक यूनिट्स में, वहां बंद कर दो, और जब तक बंद कर दो तब तक बिहेवियर इसका अंडर कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। वॉकिंग अप टू द क्लाइंट एंड टचिंग हर ऑन आर्म टू गेट हर अटेंशन, वॉकिंग अप टू द क्लाइंट एंड टचिंग हर ऑन द आर्म टू गेट हर अटेंशन, वॉकिंग कीजिए आप क्लाइंट के हाथ में और टच कीजिए उसके आर्म को ताकि उसका अटेंशन आपकी तरफ हो। कम्युनिकेटिंग ए डिजायर टू असिस्ट द क्लाइंट टू रीगेन कंट्रोल, कम्युनिकेट कीजिए एक असिस्टेंस को ताकि वो क्लाइंट को रीगेन कर सके कंट्रोल में, एंड ऑफरिंग 1-to-1 सेशन इन ए क्वाइट एरिया, और आप ऑफर कीजिए 1-to-1 जो है क्वाइट एरिया यानी शांत एरिया में आप सेशंस जो है वो 1-to-1 जो है वो प्ले हो, ठीक है। और या फिर आप असिस्टेंस के, और इसमें क्या कहा है, असिस्टेंस जो है उसके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए ताकि वो इसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, ओके। लास्ट ऑप्शन है कन्फ्रंटिंग द क्लाइंट, कन्फ्रंट करना है क्लाइंट को, लेटिंग हर नो द कॉन्सिक्वेंस फॉर गेटिंग एंग्री एंड डिसरप्टिंग द यूनिट, कन्फ्रंट करती है वो क्लाइंट को कि भैया उसे जानना चाहिए कि वो गेटिंग एग्री हो रही है और डिसरप्ट कर रही है वो यूनिट को, ओके। ऐसा आप कन्फ्रंट करने वाले हो क्लाइंट के साथ इस स्टेज में।
तो क्या ऑप्शंस यहाँ पे परफेक्टेबल है जो सूट होने वाला है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बॉर्डर लाइन के बारे में। तो देखिए, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी जो क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी ऐसे डिवाइड किया गया है। बॉर्डर लाइन जो पर्सनैलिटी आती है वो किस में आती है, क्लस्टर बी में। ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपको याद रखना है, इसको किस नाम से जानते हैं, इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी कहते हैं किसको है, तो याद रखना है इनस्टेबल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ध्यान से पढ़िएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मूड एंड सेल्फ इमेज। उसके क्लाइंट के खुद के मूड, सेल्फ इमेज और उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा हो गया है, इनस्टेबल हो गया है। इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ आपको क्या शो होगा, यहाँ शो होगा आपको इंटेंस एंगर, इंटेंस एंगर यानी बहुत ज्यादा गुस्सा। ठीक है, लॉस ऑफ इंटेंस एंगर एंड लॉस ऑफ टेम्पर। ओके, लॉस ऑफ टेम्पर। सेकेंड चीज आपको याद रखना है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। खुद को नुकसान पहुंचा सकता है ये, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ओके, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्पल्सिव एक्ट देखने को मिलेंगे। इम्पल्सिव एंड impulsive and unresponsible behavior, sorry, impulsive and unresponsible behavior देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे unable to tolerate anxiety, अपनी एंजाइटी को ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर लेता, इसीलिए इस क्लाइंट को एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी दी जाती है। उसके साथ साथ में साइकोथेरेपी भी इसका ट्रीटमेंट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्टर्ब सेल्फ इमेज ये भी इसमें होती है। ठीक है, डिस्टर्ब सेल्फ इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मैंने डेफिनेशन में भी आपको बता दी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्लियर करते हैं कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चंस पे फिट बैठेगा कि नर्स यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स देने वाली इस क्लाइंट के लिए। तो प्लेसिंग हर इन सेक्लूजन अंटिल द बिहेवियर इज अंडर कंट्रोल, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, थ्रेट पोज करेगा। क्या पोज करने वाला है, थ्रेट पोज करेगा किसको, पेशेंट के लिए, और ये क्लाइंट्स के राइट्स के भी खिलाफ है। ओके, तो थ्रेट्स पोज आपको नहीं करना है, सेक्लूजन में आपको इसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। तो सेक्लूजन में आप अगर सेक्लूजन पॉइंट लोगे तो वहाँ पे थ्रेट पोज हो रहा है, जो कि एक नर्स का काम नहीं है। ओके, पॉइंट गलत। फिर क्या है, वॉकिंग अप टू द क्लाइंट एंड टचिंग हर और आर्म्स। तो देखिए, जब भी आप ऐसे पर्सनालिटी या फिर साइकेट्रिक पेशेंट्स को जब भी आप ऐसे टचिंग करेंगे आर्म्स को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गेस्चर जो है वो अल्टर हो सकता है। ठीक है, गेस्चर अल्टर होगा तो जाहिर सी बात है इस क्लाइंट का एंगर जो है वो और भी ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे थ्रेट आप दे रहे हो तो भी एंगर आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं क्लाइंट का। और एंगर अगर ये क्लियर और कोज होगा तो पहले ही मैंने आपको बोला है कि ये एंजाइटी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव क्या देखने को मिलता है, एक्ट देखने को मिलता है खुद के लिए, और इंटेंस एंगर देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी इसमें इंटेंस एंगर है, और अगर आपके एक्शन से इसमें और ज़्यादा एंग्रेस हुआ तो ये क्लाइंट फिर कुछ भी कर सकता है, खुद को ये डिस्ट्रैक्शन नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये एक्शंस भी आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। फिर देखिए, कन्फ्रंट द क्लाइंट, कभी भी आपको याद रखना है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले क्लाइंट से कन्फ्रंट भी नहीं करना होता है, कॉन्सिक्वेंस भी नहीं करना होता है। दोनों ही चीज़ें किसको बढ़ाती हैं, एंगरनेस को बढ़ाती है। दोनों ही चीज़ें किसको बढ़ाती हैं, एंगरनेस को बढ़ाती है पेशेंट के अंदर। इसलिए ना कन्फ्रंट करना है, ना कॉन्सिक्वेंस करना। करना क्या है,
करना आपको सीधा सा है, कम्युनिकेट करना असिस्टेंस के साथ और उसकी मदद के थ्रू इस क्लाइंट को आपको क्या करना है, कंट्रोल में लाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो असिस्टेंस क्या है, इस क्लाइंट को फिर यहाँ पे क्या लाना है, सेल्फ कंट्रोल में लाना है। तो आपको यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा आंसर निकालना है, क्या, कम्युनिकेट ए डिजायर टू असिस्टेंस द क्लाइंट टू रीगेन कंट्रोल ऑफरिंग 1-to-1 सेशन इन द क्वाइट एरिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बाकी तीनों ऑप्शनों से बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, जो कि क्लाइंट के अंदर एंगरनेस जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा असिस्टेंस हेल्प चाहिए आपको, जिससे क्या है, क्लाइंट को सेल्फ कंट्रोल कर सके और उसके बाद आप 1-to-1 जो सेशन है वो क्वाइट एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। बाकी ऑप्शंस तो इसके एंगरनेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के अलावा किसी और केस में भी देखे और केस आपके सामने ऐसा ही हो, अगर साइकेट्रिक यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास हमेशा एज ए नर्स आपके पास एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या रहती है, नीड ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, याद रखना है, ऐसे केस में आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए। और यही आंसर हमेशा किसी भी कंडीशंस में इस तरह का अगर क्रिएशन हुआ है तो फिर आपका आंसर यही रहना चाहिए, नीड ऑफ असिस्टेंस फॉर द कंट्रोल दिस सिचुएशन। ओके, ये आपको याद रखना है। बाकी सारे आंसर्स यहाँ पे गलत है, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी एंगर है, और अगर आप और चीज़ें करेंगे, जैसे आपने साइक्लूजन में बंद किया, एंगर वो पहले ही है, बंद करोगे थ्रेट होगा और वो और ज़्यादा एंगर होगा। ठीक है, वो और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वाला बंदा है, खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो इसलिए ध्यान से सोच समझ के आपको आंसर्स इस तरह के क्वेश्चंस का देने होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नॉर्सेट, निमांस, इस तरह के जितमर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आज के सेशंस का आपका आखिरी क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए है। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका है ए 56 ईयर ओल्ड क्लाइंट है जो एडमिट हुआ साइकेट्रिक यूनिट में। बहुत अच्छे क्वेश्चन, स्टेट ऑफ टोटल डेस्पायर। ठीक, लास्ट का आखिरी क्वेश्चन भी आपका साइकेट्रिक का ही है। क्लाइंट 56 ईयर का है, टोटल डेस्पायर है। ठीक है, शी फील्स होपलेस, वर्थलेस, एज ए फ्लैट और वेरी सैड अपीरियंस एंड अनेबल टू फील प्लेजर। क्लाइंट जो है वो होपलेस है, वर्थलेस है, फ्लैट उसके इमोशंस हैं, वेरी सैड उसका अपीरियंस हो रहा है, और अनेबल है टू फील प्लेजर, प्लेजर को बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा है फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़। हर हस्बैंड हैज़ बीन असिस्टिंग हर एट होम विथ हर द हाउस वर्क एंड कुकिंग, हाउ एवर शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग मच। हस्बैंड उसको एज ए असिस्टेंट जो है वो असिस्ट कर रहा है घर पे, तो वो जो है विद हर हाउस वर्क के साथ, तो कुकिंग हाउएवर सी हैज नॉट ईटिंग मच, वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। लाइज अराउंड या सिट्स इन द चेयर मोस्ट ऑफ डे, लाइज अराउंड बैठी रहती है, या फिर सिट्स मतलब चेयर पे बैठी रहती है पूरे दिन भर में। इज बिकमिंग कंफ्यूज, कंफ्यूज है। थिंग्स हर फैमिली डज नॉट वांट हर अराउंड एनी मोर, और वो नहीं चाहती उसकी फैमिली का कोई भी क्लाइंट उसके चारों आस पास में रहे। इन असेसिंग द क्लाइंट, अब आपने क्लाइंट को असेस कर ही लिया है, तो द नर्स डिटरमाइन दैट दर बिहेवियर कंसिडर्ड या फिर कांस्टेंट विथ। आपको ये सारा फीचर्स देखने के बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो बिहेवियर है ये कौन से टाइप का बिहेवियर है, इतना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास ट्रांजिएंट डिप्रेशन कहते हैं इसको, माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं, मॉडरेट डिप्रेशन कहते हैं, या सीवियर डिप्रेशन कहते हैं। क्या आंसर रहेगा आपका, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, ध्यान से आंसर देना है, गलती नहीं करनी है। ओके, ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट। सो आज का सेशन आपका फिफ्थ आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर जाना है। नेक्स्ट सेशन जो 6 है वो आपके, जिस तरह से हमने टाइम शेड्यूल यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको क्या है, जिस तरह, वैसे तो ऑलमोस्ट जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग ही है, तो जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एंड क्लास के रिव्यू के लिए आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें और शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम क्विज चैनल को आप ज्वाइन करें, जहाँ पे डेली 9 PM पे एक क्विज सेशंस रखा जाता है, संडे पे मेगा क्विज रखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
और वहाँ पे अभी फ़िलहाल में नॉर्सेट, ESIC, DSSB से रिलेटेड जो क्विज़ हैं वो प्ले हो रही हैं। तो आप भी एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही आपके जो स्टार्टिंग सेशंस में मैंने आपको बोला था इमेज रिलेटेड जो वीडियोस आपके लेक्चर शूट करने के लिए कह रहा हूँ मैं, तो वो आपका एग्ज़ाम से पहले जो है वो हम कोशिश करेंगे पहले ही आपका यहाँ पे अपलोड हो जाए। नेक्स्ट सेशंस में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।